सो आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री। सो इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। Let L be a regular language. ठीक है। Then there exists a DFA. D by definition there exists a DFA D Q sigma delta Q0 F such that L is equal to language of D। ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है कि अब हम इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे बनाएंगे। ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट CFG। ठीक है। सो CFG का वेरिएबल V इज इक्वल टू RI सच दैट QI इज इन Q। ठीक है, ये समझ में आया। सो हर एक स्टेट के लिए एक वेरिएबल बना रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। हर एक स्टेट के लिए एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है। इफ डेल्टा ऑफ QI A इज इक्वल टू QJ, अगर ऐसा ट्रांजिशन हमारा DFA में है, देन क्या करेंगे, देन प्रोडक्शन ऐड करेंगे इसके लिए। देन ऐड प्रोडक्शन RI इज इक्वल टू ARJ। ठीक है। देखिए यहाँ आई था, यहाँ आई है। देखिए QI के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वेरिएबल RI था। सो RI जो है ये प्रोडक्शन, मतलब RI प्रोड्यूसेस ARJ, और ये QJ के कॉरेस्पॉन्डिंग RJ था। यहाँ पे देखिए RI QI। ठीक है। सो अगर RJ लिखेंगे तो ये QJ होगा। सो ये हो गया हमारा, ट्रांजिशन भी हो गया, मतलब प्रोडक्शन भी ऐड हो गया। अब प्रोडक्शन के बाद फाइनल स्टेट का क्या सीन है। इफ QI is in F, then add the rule QI going to epsilon, क्योंकि यहाँ पे आपको एंड करना है। ठीक है। एप्सिलॉन डालने के बाद एंड हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग प्रोड्यूस होने। एंड स्टार्टिंग सिंबल के लिए कुछ नहीं लिखा है। सो स्टार्टिंग वेरिएबल के लिए स्टार्टिंग वेरिएबल इज R0। Q0 हमारा स्टार्ट स्टेट होता है DFA में। सो R0 हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल होगा CFG का। सो अब देखिए ये कंस्ट्रक्टिव प्रूफ में किसी को डाउट है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें किसी को डाउट है? थोड़ा पढ़ लीजिए फिर बताइए। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए हमको नहीं लगता है। एक DFA मान लिए, उससे CFG बना लिए। सर हेलो। हाँ हाँ सर, ये कंस्ट्रक्ट ए CFG वेरिएबल भी इक्वल टू ये जो लिखे हैं उसका मतलब नहीं समझ में आया सर। बोलिए कहाँ पर? वेरिएबल भी इक्वल टू RI प्लस QI बिलोंगिंग टू Q सर, तो ये फिर वेरिएबल मतलब स्लैश नहीं है, वो सच दैट है। हाँ, फिर
फिर से पढ़िए। वेरिएबल वेरिएबल बी इज आर आई सच क्यू आई बिलोंगिंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू क्यू, कैपिटल हाँ क्यू। हाँ हाँ। तो सर तो इसमें क्या क्या रिलेशन हो गया आर आई और क्यू आई में, ये बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। यस सर, वहीं पे आर आई हाँ मतलब लिखे हाँ हैं वेरिएबल बराबर और क्यू आई बिलोंग कर रहा है। हाँ। तो मेन सब ये सबस्क्रिप्ट का रोल है, आई आई। सो जितने सारे स्टेट है ना डीएफए में, जितने सारे स्टेट हैं क्यू में, जितने सारे एलिमेंट है, सबके लिए सीएफजी में एक वेरिएबल बनाना है। सो Q0 Q1 Q2 Q3 अप टू Qn सपोज डीएफए में स्टेट्स थे। सो यहाँ पे हम R0 R1 R2 R3 अप टू Rn उसी तरह वेरिएबल बनाएंगे। क्लियर है? सर तो मतलब वेरिएबल v इक्वल टू आर आई फॉर ऑल क्यू आई बिलोंगिंग टू क्यू होना चाहिए या सच दैट सर? सच दैट। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। सच दैट इसलिए देखिए ये आर आई है ना, सो आर आई जो है क्यू आई के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है। क्यू आई एक स्टेट है, सो हर एक स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल बना रहे हैं। दैट्स वाई हर एक क्यू आई के लिए एक आर आई यहाँ पे है। सो यहाँ पे फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा ना डेफिनेशन, सेट डेफिनेशन। नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट क्लियर है? सो हर एक ट्रांजिशन के लिए डीएफए में एक प्रोडक्शन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही फाइनल स्टेट पहुंच रहे हैं तो हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन, एप्सिलॉन प्रोडक्शन जो होता है इसका सीएफजी का, वो ऐड कर रहे हैं। सर हर एक स्टेट के लिए एक वेरिएबल तो बना रहे हैं और हर एक हम्म। स्टेट के लिए एक प्रोडक्शन डिफाइन करेंगे। नहीं नहीं, हर एक ट्रांजिशन के लिए प्रोडक्शन डिफाइन कर रहे हैं। समझिए, एनालॉगस समझिए, हर एक स्टेट के लिए वेरिएबल बनाए, देन हर एक ट्रांजिशन के लिए डीएफए का हम एक प्रोडक्शन बना रहे हैं। ठीक है, जैसे Q1 से Q2 गया, ठीक है। सो सिमिलरली आर आई और आरजे में एक रिलेशन होना चाहिए ना। अगर Q1 से Q2 स्टेट में गया, सो R1 और R2 स्टेट में कोई रिलेशन होना चाहिए ना, सो दैट वो प्रोडक्शन से ही पता चलेगा। क्योंकि अब देखिए ना, यहाँ पे जो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन है हर एक स्टेट के लिए हम ये वेरिएबल ऐड तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे डीएफए में क्या है कि हर एक स्टेट एक दूसरे से ट्रांजिशन के थ्रू कनेक्टेड है। तो सिमिलरली हर एक वेरिएबल भी कनेक्टेड होना, हर एक नहीं मतलब जो जो दो स्टेट कनेक्टेड है डीएफए में, जो जो दो स्टेट कनेक्टेड है ट्रांजिशन के थ्रू, सिमिलरली दो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग दो वेरिएबल है वो भी कनेक्टेड होना चाहिए सम प्रोडक्शन के थ्रू। तो ये प्रोडक्शन वही बता रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है संतोष, ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी लोग को क्लियर है? जल्दी बोलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम पूछते हैं फिर। हाँ, कृति कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? निरंजन, निरंजन यस सर। क्लियर है ना? हाँ सर, लगभग। हाँ, तो जब पढ़ने बोलते हैं तो उसको पढ़िए तब क्लियर होगा, लगभग नहीं होता है, आइदर क्लियर होता है या नहीं होता है, कहीं पे डाउट सर होता है तो हाँ आप कहीं पे। हाँ हेलो हाँ बोलिए सर, ऋतिक। ऐसा क्यों होता है सर कि जैसे कि इसमें टीओसी ऐसा सब्जेक्ट ऐसा क्यों है सर कि जैसे आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला थोड़ा बहुत दिमाग से निकलते जाता है? अभ्यास कीजिए ना, असाइनमेंट्स दिए हैं जो हाँ सर, असाइनमेंट वो से। तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो वही एक तरीका ही है, मतलब अभ्यास
देखिए हर किसी का मेमोरी में रखने का कैपेसिटी अलग होता है, पहला पॉइंट है। और मेमोरी के, और ये मत जज मत कीजिएगा कि मेमोरी जिनका अच्छा है वो उनके लिए फायदेमंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे ना, थोड़ा सा समय बिताएंगे तो आपको सारा चीज ध्यान में रहेगा। ये हम लोग के साथ भी होता था, नॉर्मल है ये। क्या जैसे क्या आपको लग रहा है कि ध्यान से उतर गया? सर जैसे फर्स्ट मॉड्यूल का कुछ कुछ है। हाँ, सो आइडियली हमको फर्स्ट मॉड्यूल पे टेस्ट लेना चाहिए। हम टेस्ट लेंगे तो आपको फिर आपका एक रिवीजन हो जाएगा। देखिए पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बिना बिना रिवीजन के वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ये मत सोचिएगा कि भूल जा रहे हैं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, सबके साथ ये होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। फिर आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। सर फिर इस सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा रिमेम्बर करने का नहीं है, मतलब पूरा पूरी लॉजिकल है, मतलब माइंड का लॉजिक है बस। हाँ ठीक है, वो बात तो है, लॉजिक है, लेकिन डिफिनीशंस याद रखना पड़ता है ना। सो हाँ, ये है कि दो चार एग्जांपल्स आप कभी सॉल्व कर लिए तो उस हिसाब से डिफिनीशन की फीलिंग आपको आ गई है, ये आप बोल सकते हैं संतोष। बट समहाउ मतलब आप भूल ही सकते हैं, Q0 भूल गए कभी, या F भूल गए कभी, या डेल्टा भूल गए कभी। ये कॉमन ह्यूमन नेचर है, इसको लेके ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। सर और एक बार मतलब इनको सर रिपीट कर दीजिए ना सर, शुरू से था कि ये देखिए, कैसे आ जाएगा पूरा। रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट, रेगुलर सारे रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हैं, उसके लिए ये प्रूफ है। सो हम एक कंस्ट्रक्टिव प्रूफ ले रहे हैं, लिख रहे हैं। सो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि एल एक रेगुलर लैंग्वेज ले लिया, ठीक है। अगर हम एल एक रेगुलर लैंग्वेज लिए तो उसके लिए एक डी एग्जिस्ट करता होगा। रेगुलर लैंग्वेज का डिफिनीशन यही है कि अगर लैंग्वेज एल रेगुलर है तो उसके लिए एक डी एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज मान लिया कि Q सिग्मा डेल्टा Q0F एक DFA एग्जिस्ट करता है इस L के लिए, दैट मीन्स L इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ D। ये एक लैंग्वेज है, यहाँ पे ये वाला L, और ये L मतलब ये लैंग्वेज ऑफ D है। ये फंक्शन जैसा हो गया ना, L ब्रैकेट में D, ठीक है। तो ये मतलब L और D का जो लैंग्वेज है वो सेम, L तो लैंग्वेज ही है, D का लैंग्वेज हो वो L के बराबर है। सो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सो जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लिए, ठीक है। उसके हर एक स्टेट के लिए वेरिएबल बना लिए। जैसे QI कोई स्टेट होगा तो उसके लिए RI वेरिएबल बना लिए, ठीक है। QI जो स्टेट्स हैं उसके लिए RI वेरिएबल बनाते गए। सपोज 5 स्टेट होगा तो उसी तरह 5 वेरिएबल बना लिए। Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 स्टेट्स हैं तो R0 R1 R2 R3 R4 हमारे वेरिएबल्स होंगे। नाउ Q हमारा डिफाइन हो गया, सिग्मा तो दोनों में सेम होगा। जब डेल्टा की बारी आएगी तो डेल्टा हमको डिफाइन करना होगा। सो DFA में डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ हमको डिफाइन करना पड़ेगा CFG में भी। सो डेल्टा क्या करता है, दो स्टेट को जोड़ता है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो दो स्टेट को जोड़ रहा है। तो सिमिलरली हमारा प्रोडक्शन भी वही काम करता है ना। प्रोडक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर DFA में ट्रांजिशन QI टू QJ है, ठीक है, स्ट्रिंग ए रीड करके, तो हम RI टू RJ जाएंगे। इस तरीके RI टू RJ का एक प्रोडक्शन लिखेंगे, RI इज इक्वल टू ARJ, ठीक है। इसका मतलब कि हम ए स्ट्रिंग को रीड करके, मतलब DFA में जो है ए स्ट्रिंग रीड करने के बाद QI से QJ में, ये एक प्रोडक्शन हम ऐड कर दिए CFG में। हाँ, और सिमिलरली जब हम नॉट सिमिलरली मतलब फाइनल स्टेट में जब हम पहुंचते हैं, ठीक है, फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमको एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना होगा। सो हमको यहाँ पे जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ अभी आज, मतलब स्टार्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के स्टार्ट वेरिएबल से शुरू करके, अगर हमको कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना है तो उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, सारे जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो भी मतलब वेरिएबल्स हैं जो कि फाइनल मतलब DFA के फाइनल स्टेट के मतलब इक्विवेलेंट जो है, उनको हमको ये करना होगा। यहाँ पे हम रॉन्ग लिखे हैं, यहाँ पे RJ होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने रॉन्ग RI लिखे हैं, लिखना होगा, ठीक है। इफ QI इज इन F देन RI
क्योंकि ग्रामर में QI नहीं एग्जिस्ट करता है, RI टेंडिंग टू एप्सिलॉन। सो ये हमारा क्या होगा कि इस मतलब जो भी नॉन टर्मिनल है उसको या फिर जो भी वेरिएबल है उसको मतलब रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन से, तो वो स्ट्रिंग मतलब सारे को रिप्लेस करिए तो वो स्ट्रिंग जनरेट हो गया हमारा नॉन टर्मिनल्स का। ठीक है, और स्टार्टिंग वेरिएबल जो है हमारा R0 है। दैट मीन्स उधर Q0 था, Q0 के इक्विवेलेंट कौन सा है, R0 है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, स्टार्टिंग वेरिएबल इज R0। Q0 स्टेट स्टार्टिंग स्टेट था वहाँ पे DFA में, तो यहाँ पे R0 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ते हैं, इसको सेव करते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है, लेक्चर कितना हो गया, 24 होगा शायद। तो हम लोग आज पार्स ट्री एंड एम्बिग्यूटी पढ़ेंगे। एक चीज़ और है ऋतिक, आप पढ़ते जाते हैं तो अभ्यास करते जाइए। ठीक है, प्रॉब्लम जो पढ़ते जाते हैं उसके बाद अभ्यास करते जाइए, तो उससे आपको फायदा सर होगा। हमको बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं, मतलब जैसे थ्योरी पढ़ प्रॉब्लम बोल रहे हैं, थ्योरी पढ़ते जाते हैं ना, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाइए कुछ उस समय, तो उससे याद रहेगा। जैसे थ्योरम्स आप समझ लिए, ठीक है, तो थ्योरम्स का भी, थ्योरम से रिलेटेड ये भी आपको प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है सर। वो करते जाइएगा तो ध्यान रहेगा चीज़ें, नहीं तो पढ़ते रहने से भूल जाते हैं हम, सिर्फ पढ़ते रहने से। ठीक, देखिए आज हम लोग थोड़ा पास ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो जो हमारा प्रोडक्शन है ना, पास ट्री जैसे ग्राफ होता है ना, वो मतलब ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, ट्री भी पढ़े होंगे। सो पास ट्री एक ट्री है जो कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है, कोई भी ग्रामर जनरेट कर रहा है, सो अगर उसका प्रोडक्शन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ट्री की तरह दिखेगा। ठीक है, और उस ट्री का जो रूट है वो आपका स्टार्टिंग वेरिएबल होगा, स्टार्ट वेरिएबल जो CFG का है। ठीक है, सो ये मतलब आप लोग को जब कंपाइलर डिजाइन का जो कोर्स होगा ना, उसमें ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा यूज होगा ये सारी चीज़ें। सो इसलिए ज़रूरी है कि मतलब अभी इंट्रोडक्शन एटलीस्ट हो जाए उसका, सो ताकि वहाँ पे अच्छे से चीज़ें समझ में आए। सो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग के सिलेबस में इंट्रोडक्टरी चीज़ें ही हैं। ठीक है, सो हम डिफिनीशन लिखते हैं, पार्स ट्री W, पार्स ट्री ऑफ W। ठीक है, ऑफ W मतलब किसी भी स्ट्रिंग का पार्स ट्री जब भी डिफाइन करेंगे, किसी स्ट्रिंग का डिफाइन करेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू सम ग्रामर G। ठीक है, ये G एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ये G भी CFG डिफाइन किया ना,
So a pass tree of W with respect to G is a rooted tree that represent a derivation of W with respect to G. क्या हुआ? With respect to G. ठीक है? So ये सेंटेंस पढ़ते हैं फिर से. Let G be a CFG, एक CFG ले लिया, and W जो है उस मतलब उसके G जो हमारा CFG है उसके लैंग्वेज में से कोई एक स्ट्रिंग W ले लिया. So W का पास ट्री हम कैसे डिफाइन करते हैं? W with respect to G means a pass tree of W with respect to G is a rooted tree that represent a derivation of W with respect to G. ठीक है? डेरिवेशन का भी डिफिनेशन शायद हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे. ठीक है, हाँ लास्ट क्लास में हम लोग डेरिवेशन. हाँ क्या रहती? कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं ना, चलिए. पापा लगे क्या नहीं बोली लगे नॉर्मल कुत्ता हो आप जो भी मना कर जाता है. उस टाइम गए थे तो उस टाइम हम जिस टाइम लैपटॉप लिए तो उस टाइम अगर हम लोग को पता होता कि मतलब इधर ही है बिग बाजार तो टाइम तो सदियों नहीं होता, हम तो ले भी लेते पापा के लिए, तो पापा भी पहन लेते हैं. अनामिका म्यूट कर सकती हैं आप जो बात कर रही हैं सुनाई दे रहा है. अनामिका सर आप कर दीजिए ना. नहीं हो रहा है म्यूट, तो क्लिक ही नहीं हो रहा है. हैंग कर गया क्या पता नहीं. तुम कर दीजिए. हेलो, हाँ हमको सर प्रेजेंट. हाँ, सो क्लिक ही नहीं हो रहा है ना. क्लिक होता तो नहीं करते थे उन्हीं को म्यूट. यस, आपका क्लिक होगा तो ना. ये पता नहीं हैंग कर गया ये स्क्रीन. चलिए ठीक है, आप आवाज़ नहीं आ रही. हाँ उन्होंने म्यूट कर लिया. ठीक है, ये हो गया. सो आप लोग क्या हो गया? मेरा पेन काम नहीं कर रहा. एक सो आप लोग दो चीज़ें जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुने होंगे, एक सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स. सो ये जो पास ट्री है ना, ये इसको सिमेंटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? पास ट्री जो है सिमेंटिक स्ट्रक्चर semantic structure of W with respect to G. ठीक है, एक एग्जांपल दे देते हैं. सो सपोज G1 हमारा ऐसा है, इस derives 0s1 एप्सिलॉन. ठीक है, एंड आपको एक W चाहिए स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए. तो ये 0 का पावर 3 1 का पावर 3 ले लिया सपोज. तो ऐसा होगा s जो है 0s1 ये प्रोड्यूस किया. ठीक है, देन ये तो टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है. सो ये दोनों कुछ नहीं करेगा. फिर ये वाला s फिर से प्रोड्यूस करेगा 0s एंड देन 1. ठीक है, देन ये वाला s अगेन प्रोड्यूस करेगा
0 S1। नाउ ये S प्रोड्यूस करेगा, हम तो टेढ़ा लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है, ये एप्सिलॉन प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो इससे हमारा देखिए, इससे हमारा जो है 0⁻3 1⁻3 प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब आपको लेफ्ट टू राइट आपको रीड करना है। सो ये 0 ये 0 ये 0 देन एप्सिलॉन देन 1 1 1 ऐसे आप रीड करोगे तो जो स्ट्रिंग है वो आपका प्रोड्यूस होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट आपको रीड करना है, जो मतलब स्ट्रिंग प्रोड्यूस हुआ पास ट्री से आप देख रहे हो। तो कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ पास ट्री। ठीक है, पहला every internal node is variable। ये भी हम किया हुआ है क्या? नहीं, सो कंट्रोल जेड के निकाल देगा। कुछ फंक्शंस में काम कर, एवरी इंटरनल नोड इज वेरिएबल, चेक कर लीजिए। ठीक है, ये सब केवल इंटरनल नोड नहीं है, ये बाकी सारे इंटरनल नोड हैं। तो चेक कीजिए, ये एस है वेरिएबल है, ये भी एस है वेरिएबल है, ये भी एस है वेरिएबल है, ये भी एस है वेरिएबल। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, every leaf node is either a terminal पता नहीं क्या फंक्शन काम नहीं कर रहा। सर फर्स्ट पॉइंट के लास्ट में क्या लिखे हैं? एवरी इंटरनल नोड इज वेरिएबल, ये ना, यस एवरी लीफ नोड इज आइदर है टर्मिनल और एप्सिलॉन, टर्मिनल और एप्सिलॉन। चेक कर लीजिए, ये देखिए, ये लीफ नोड है, 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 ये लीफ नोड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सो हाँ, एप्सिलॉन के केस में अगर ये सिर्फ एप्सिलॉन है तो ये ओनली चाइल्ड होगा। ठीक है, सो इफ, इसी में लिख लेते हैं, इफ इट इज एप्सिलॉन देन इट इज ओनली चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, एप्सिलॉन है तो वो ये उसके पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हो पेरेंट, लेकिन अगर एप्सिलॉन नहीं है तो हो सकता है, मीन्स उसके चाइल्ड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक्चुअली आप लोग नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ोगे, सो उस नॉर्मल फॉर्म्स में ना सारे प्रोडक्शंस को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 2 फॉर्म में, तो और वो CFG के इक्विवेलेंट ही होगा। सो उससे ना बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करने में आसानी होगी। और इसका थोड़ा पंपिंग लेमा जो है इसका और कॉम्प्लेक्स है, तो
वो नॉर्मल फॉर्म पढ़ने के बाद थोड़ा सा और आसानी से वो समझ में आएंगे। if internal node is labeled R and A1, A2, AK are the children of R are from left to right from left to right, then R derives A1, A2, AK is a rule of production in G। ठीक है, ये रियलाइज कर सकते हैं ऊपर से। देखिए यहाँ पे देखिए S derives 0 S1 है, ठीक है। सो S0 S1 derive कर रहा है, so S derives 0 S1 is a production, S derives 0 S1 is a production। so S का अगर चाइल्ड 0 है then S है then 1 है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, 0 S1 है तो S derives 0 S1 एक प्रोडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके लिखिए। ठीक है भाई। यस सर। So next point is concatenation of the leaves concatenation of the leaves of past tree from left to right gives the string W। देखिए बहुत सिंपल है, डायरेक्ट दिख रहा है इसलिए इसमें समझाने का बहुत कुछ नहीं है। बोल रहे हैं, लिखते वक्त बोल रहे हैं, तो उतना ही भी सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है सारे लीव को कॉन्कैटेनेट करेंगे लेफ्ट टू राइट तो स्ट्रिंग W जनरेट करेगा। सो जब W यहाँ पे क्या था 0 का पावर 3 1 का पावर 3, तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे 0 0 0 एप्सिलॉन 1 1 1, सो होगा 0 टू द पावर 3 1 टू द पावर 3। लेफ्ट टू राइट का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर में एक्चुअली लेफ्ट टू राइट सही से नहीं दिख रहा है, ट्री में लेफ्ट टू राइट आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। चलिए अभी ये कर लेते हैं एग्जांपल्स थोड़ा सा और दूसरा देख लेते हैं जहाँ पे एक ही स्ट्रिंग का मल्टीपल पास ट्री हो सकता है। एग्जांपल 2, G2 कल हम लोग ये देखे थे ग्रामर, S derives 0S1S स्लैश 1S 0S स्लैश एप्सिलॉन, कल ये देखे थे ना ग्रामर पिछला दिन। सो सपोज एक वर्ड ऐसा है W इक्वल टू 0 1 0 1 1 0, ये G में है,
हाँ ये जी में है, तो नाउ इसका हम पास ट्री बनाते हैं। देखिए सो कैसे बनेगा, इससे शुरू करेंगे, देन 0 हुआ, देन एस हुआ। देखिए यहाँ पे 0 है, सो डेफिनेटली ये वाला यूज करेंगे पहले, तो 0 एस 1 एस हो गया, ठीक है। तो अब ये इसको एप्सिलॉन कर दीजिए, तो ये 0 1 यहाँ तक मैच हो जाएगा। अब ये वाला एस ये वाला प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो ये वाला भी सिमिलरली वैसे ही प्रोड्यूस हो सकता है, 0 एस 1 एस, ये हो गया 7 10 1 एस 0 एस 7, ठीक है। तो ये एक, ये अब लेफ्ट टू राइट लिखिएगा तो देखिएगा, तो ये 0 देन 1, ये वाला 1 एक बार रिपीट कीजिए सर। क्या हेलो। रिपीट करें? हाँ यही सर पास्ट में। शुरू से। नहीं नहीं सर, जो अभी बताए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो देखिए ये जी दिया हुआ है, ये डब्ल्यू दिया हुआ है, तो इसके लिए हम पास ट्री बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक से ज़्यादा पास ट्री बनेगा, वो हम दिखाना चाह रहे थे। तो आप कैसे प्रोडक्शन यूज करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि पास ट्री कैसा बन रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये वाला एस से शुरू किए, ठीक है। तो ये 0 है, तो डेफिनेटली हमको ये वाला यूज करना होगा, तो हम यूज किए 0 एस 1 एस यूज कर लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 1 है, तो हम उसको ये वाला 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जब 1 हम यूज करेंगे तो मतलब कहने का मतलब इस 0 का कॉरेस्पॉन्डिंग 1 ये है, तो यहाँ पे इसको एप्सिलॉन दे दिया, ठीक है। अब बचा ये वाला पोर्शंस के लिए, अगेन ये एस डेवलप, ये एस यूज कर सकते हैं। तो अगेन इस 0 को इस 1 से हम मैच कराते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, अगेन यही वाला प्रोडक्शन यूज करना होगा। तो ये हो जाएगा 0 एस 1 एस हम यूज किए, तो ये एप्सिलॉन ले लिए, तो ये 0 ये 1 से मैप कर गया। अब इधर बचा 1 एस, सो 1 एस के लिए हमको ये यूज करना होगा, सो 1 एस 0 एस, देन अगेन इसको भी एप्सिलॉन कर दिए, इसको भी एप्सिलॉन कर दिए, तो ये 1 0 ये लास्ट वाला हमको मिल गया, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए पास ट्री अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब वो देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए स्ट्रिंग को आप देखिए, ये कैसा है 0 1 0 1 1 0, ये है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। सो देखिए ये 1 0 तो ठीक है, बैलेंस है। अगर हम इस 0 को इस 1 से मैच करेंगे तब कैसे डेवलप होगा पास ट्री, देखना है। इस 0 को हम इस 1 से जब मैप करेंगे तो ये क्या हो गया, एस डेराइव 0 एस 1 एस, ये हो गया पास ट्री, ठीक है। तो ये 0 ये 1 से मैच हो रहा है, सो दैट मीन्स ये वाला ये 0 है, ये 0 और ये 1 मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये 1 0 का स्ट्रिंग है, तो अब हम इसको एप्सिलॉन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 1 0 जो है इसके अंदर हमको डेवलप करना है, तो इसके लिए हमको ये वाला प्रोडक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्शन हम यूज करते हैं 1 देन एस देन 0 देन एस, ठीक है। सो इसके अंदर ये 1 0 आ गया, इसको एप्सिलॉन कर दिया, इसको एप्सिलॉन कर दिया, तो 0 1 0 1 हमारा हो गया, 0 1 0 1 हो गया। अब बचा ये 1 0 1, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 1 0 वाला के लिए अगेन ये वाला यूज कर सकते हैं, तो करते हैं ये 1 देन एस देन 0 देन एस, ठीक है। इसको एप्सिलॉन कर दिया, इसको एप्सिलॉन कर दिया, ठीक है। तो देखिए हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 0 1 0 1 0 0 1 देन 1 0 1 0, तो ये दो पास ट्री बन गया, ठीक है। ये एक ही इसका दो पास ट्री बन गया। तो
नेक्स्ट पेज कैसे है, तो क्लिक भी नहीं हो रहा, ये सेव भी नहीं होगा। ये लिखा हुआ तो फिर चला गया मेरा, हैंग किया हुआ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, दो सेकंड होल्ड कीजिएगा, देखते हैं क्या हैंग कर गया। उतनी देर से ये हैंग है, हम लिख पा रहे हैं क्यों, ये भी हैंग है, नहीं ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी हैंग है। क्लिक नहीं हो रहा, देखते हैं दूसरा ओपन करके। आप लोग नोट्स तो ले रहे हैं ना? थोड़ा सा और बचा हुआ था पढ़ाना, और ओपन भी नहीं हो रहा नया मुझे, सिस्टम भी स्टार्ट करना पड़ेगा। स्लाइड 24, चलिए ठीक है, अब फिर से ओपन करते हैं। हाँ, चलिए अभी ठीक है, चलिए ठीक है। वो नोट्स तो ले लिए ना आप लोग? खैर वो मेरे पास भी तो रह गए। चलिए Yes. अब आगे देखते हैं थोड़ा। तो प्रीवियस पॉइंट से आगे का पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ। सो लेक्चर 24 ही होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देयर में exist multiple parse tree for a string with respect to grammar. Zero one 0110 विथ रिस्पेक्ट टू G2 हमने देख लिया, ठीक है। ऑन दी, अच्छा ये तो एक हो गया पॉइंट। और जो हम लोग G1 देखे थे वो एम्बिगुअस नहीं, सॉरी एम्बिगुअस नहीं, उसमें किसी भी स्ट्रिंग के लिए मल्टीपल पास ट्री नहीं था, एक ही पास ट्री था। अब देखिए जब कंपाइलर डिजाइन आप पढ़िएगा ना, तो कोई भी स्ट्रिंग को किसी भी ग्रामर के मतलब कोई भी स्ट्रिंग को जब आप पास कीजिएगा तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें कि मतलब मल्टीपल पास ट्री बन रहा है या नहीं है, ग्रामर ही एम्बिगुअस है। तो वहाँ पे फिर डिसाइड अलग अलग, फिर आप लोग ढेर सारे एल्गोरिदम देखेंगे। मुझे लगता है पार्सर में ही 5-6 एल्गोरिदम डिफरेंट देखेंगे कि कैसे पास करते हैं। तो इसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है आपका कंपाइलर डिजाइन में। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द अदर हैंड G1 has unique parse tree for every string W in payload G1 जो हम लोग शुरू में देखे थे 0S1 वाला जो था,
एंड एस डेराइव 0s1 एंड एस डेराइव एप्सिलॉन। सो वहाँ पे अगर जी लिखे होंगे तो उसको G1 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे G1 लिख रहे हैं ना। ये वाला G2 था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेरिवेशन का डिफिनीशन लिख देते हैं। derivation of string W with respect to a grammar G is a sequence of substitution that yields W। ठीक है। सो डेरिवेशन जब भी हम बोलेंगे तो किसी स्ट्रिंग के डेरिवेशन की बात करेंगे। सो स्टार्ट वेरिएबल को यूज करते हुए जो हम सब्स्टिट्यूशन सीक्वेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस करते चले जाएंगे और W तक पहुंचेंगे, सो सारे सब्स्टिट्यूशंस जो भी होंगे, वो सीक्वेंस जो भी होगा, उसको हम लोग डेरिवेशन बोलेंगे। एग्जांपल जैसे W हमारा 0 to the power 2 1 to the power 2 था विथ रिस्पेक्ट टू हमारा ग्रामर G1। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन क्या है, ये कैसे बोलेंगे, एस डेराइव 0s1, ये डेराइव 0 0s1 ये फिर डेराइव 0 एप्सिलॉन 1 देन 0 1 1। तो ये हो गया डेरिवेशन। ठीक है। एग्जाम्पल ये दूसरे में भी देख लेते हैं जो था। सर हाँ सर पूछना था कि जो प्रीवियस पॉइंट में डिक्टेट किए थे कि मतलब G1 के लिए यूनिक रहेगा, G2 के लिए मोर देन वन, तो सर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये पार्टिकुलर ग्रामर टाइप के लिए यूनिक पास ट्री होगा, दूसरे के लिए मोर देन वन, या मतलब वो कोइंसिडेंटली ऐसा था? नहीं, वो ग्रामर G1 जो है ना, वो वैसा लिया गया था कि उसमें हर एक स्ट्रिंग का डेरिवेशन एक ही हो, और G2 भी वैसा ही लिया गया था। आप समझाने के लिए कि मतलब G2 जो है वो एक्चुअली उसमें एक से अधिक पास ट्री हो, एक ही लैंग्वेज, एक ही स्ट्रिंग का, मतलब आप एक ही स्ट्रिंग को कई तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपको स्ट्रिंग दिया जाएगा और ग्रामर दिया जाएगा, तो क्या प्रोडक्शन रूल यूज हुआ, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे करोगे। हाथ से करना आसान है, क्या आप देख देख के अपने से खुद से कर दोगे, बट आपको उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लिखना है ना, कि आपको एक स्ट्रिंग दे दें और ग्रामर दे दें। कंपाइलर इज ऑल अबाउट दिस थिंग। कंपाइलर क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना। सो उसको अगर हम कोई स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है, और उसके पास अपना ग्रामर है, सो वो पास करके बताएगा कि वो स्ट्रिंग उस ग्रामर में है कि नहीं। तो ये तो कंपाइलर का पूरा बेस है। तो जब आप खुद सोचिए कि एक से ज्यादा पास ट्री होगा, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है ना, कि डेवलप कैसे हुआ है, क्या हुआ। कंफ्यूज तो छोड़िए, मतलब उसके पास एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। कंपाइलर का एक जो एल्गोरिदम होगा, वो एक प्रॉपर एल्गोरिदम होना चाहिए, ताकि वो मतलब एक ही हर बार जब भी डेरिवेशंस यूज करे, सो वो एक पर्टिकुलर डेरिवेशन को यूज करता रहे। तो इसलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से सब के बारे में, कि हमेशा जो है ना लेफ्ट सिंबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि मतलब कंफ्यूजन ना हो कंपाइलर जब आप उसके लिए प्रोग्रामिंग बनाओगे खुद से। कंपाइलर क्या है, यूजर ने एक प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है ना, ठीक है, तो वहां पे मतलब कोई भी स्ट्रिंग के लिए मल्टीपल पास ट्री है, सो कौन सा आपको यूज करना है वो स्पेसिफाइड रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये सब अभी नेक्स्ट पढ़ोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब मल्टीपल पास ट्री एग्जिस्ट करेगा या सिंगल पास ट्री एग्जिस्ट करेगा, ये ग्रामर पे डिपेंड करता है जो हम यूज करेंगे। हाँ, ये ग्रामर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली ये ग्रामर पे डिपेंड करता है।
ठीक है, अभी ये देखिए G2 का ही हम देखते हैं। G2 का तो हम लोग देख लिए। अब देखिए इसमें मतलब एक वही लेफ्टमोस्ट डेरिवेशंस की हम बात कर रहे थे, तो एक एग्जांपल दे देते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू पे हम लोग लेफ्टमोस्ट डेरिवेशंस को ये करेंगे। तो G2 सपोज G2 जो है यही है, एस डैश 0s 1s 1s 0s एप्सिलॉन एंड w इक्वल टू 0 1 0 1, ये स्ट्रिंग। तो ये प्रोड्यूस करने के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं, एस डैश 0s 1s 10, अगर इसको एप्सिलॉन डाल दिए तो 0 1s, देन इसको एप्सिलॉन डाल दिया तो सॉरी इसको एप्सिलॉन नहीं डालेंगे, ये 0 1 है ना, सो 0 1, देन इसको एक्सपेंड करेंगे 0s 1s, देन नाउ इसको एप्सिलॉन डाल दिया, सो 0 1 0 1s, नाउ इसको एप्सिलॉन डाल दिया तो 0 1 0 1। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा डेरिवेशन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये वाला जो है इस जीरो को इस जीरो से मैच करें। अभी जो है हम इस जीरो को इस जीरो से एंड इस जीरो को इस जीरो से मैच किए, ठीक है। अभी हम वो नहीं करते हैं, दूसरा करते हैं, तो कैसे होगा 0s 1s, देन अगर हम इसको एप्सिलॉन नहीं डालते फिर से ये कर देते हैं, तो 0s 1 देन इसको फिर से एक्सपेंड कर देते हैं 0s 1s, क्या किए इसको एक्सपेंड कर दिए इधर, ठीक है। अभी इधर नहीं डाले कुछ, इसको एप्सिलॉन नहीं डाले, मतलब ठीक है। अब हम इधर से एप्सिलॉन डालना शुरू करते हैं कि 0 1 0 1 तो आ गया, अब इधर से एप्सिलॉन डालना शुरू करते हैं 0 1, देन 0s 1s, देन 0 1 0 1s, देन 0 1 0 1, ठीक है। ये दूसरा डेरिवेशन हो गया। तीसरा डेरिवेशन है 0s 1s, ठीक है। तो ये क्या किया 0 इसको एप्सिलॉन डाल दिया, ये तो कर ही लिया इसने, अच्छा ठीक है, ये दो ही रखते हैं, दोनों से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सो लेफ्ट मोस्ट, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमेशा जो है ना लेफ्ट सिंबल जो है अपीयर कर रहा है उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा था क्या, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर लेफ्ट मोस्ट एक्सपैंड करते तो पहले ये एक्सपैंड होता, हम उससे पहले इसको एक्सपैंड किए थे, ठीक है। तो अब देखिए ए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, सो ये सारी चीजें, ये सारे डिफिनीशंस जो है ना डिमांड बेसिस पे आया। जब लोगों को कोडिंग करनी पड़ी ना कंपाइलर की, तो कि कंपाइलर बनाने का जब हुआ तो लोगों ने कोडिंग करना शुरू किया, सो तब उन्होंने जैसे जैसे जरूरत महसूस होता गया तो वैसे वैसे वो लोगों ने डिफिनीशंस और ये सारी चीजें की। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है ना, ये मुझे लगता है कि उधर ही से आया होगा। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस of string w with respect to g is a derivation
where in each step the leftmost variable of a string gets replaced. ठीक है, सो एग्जाम्पल ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, सो एग्जाम्पल 1 वाला ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा ना एस डेरेल 0 S1, देन इसको एप्सिलॉन किया, ये वाला को मतलब लेफ्ट मोस्ट सिंबल जो है एस, इसको एप्सिलॉन किया, देन अगेन 0 1 S बचा, तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो है वो एस है, तो इसको एक्सपेंड किया, तो ये हो 0 1 0 S1 हुआ, देन लेफ्ट मोस्ट ये है, इसको एक्सपेंड किया, देन लास्ट में इसको किया। यहाँ पे जबकि वैसा नहीं है, S जो है 0 S 1 S हुआ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसको लास्ट ये वाला इसको ना ये एक्सपेंड किया है, जबकि ये सभी भी था यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट वाला, तो ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। सो अब क्या है कि एम्बिग्यूअस ग्रामर किसको बोलते हैं, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के बेसिस पे ही डिफाइंड है, ठीक है। तो हम एम्बिग्यूअस लास्ट ये करके छोड़ देंगे, ठीक है, लास्ट पॉइंट्स लिख के छोड़ दे रहे हैं। स्ट्रिंग W in LG is ambiguous if it has at least two leftmost derivation, ठीक है। string W in LG is ambiguous if it has at least two leftmost derivation, ठीक है। सो कोई भी स्ट्रिंग जो है वो एम्बिगुअस है जब कि उसका दो डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट अगर आप चेक करोगे वो काउंट नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन काउंट करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी से ग्रामर G is ambiguous if there exists some ambiguous string, in language of G, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी भी आज कवर हो गया। एक पॉइंट और है, सो इनहेरेंट एम्बिग्यूटी क्या होता है वो भी लिख देते हैं। CFL is context free language is inherently ambiguous if all CFG accepting it is ambiguous। आज थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मे भी बोरिंग लगे क्लास, बट इट्स फाइन। बीच में मतलब थ्योरी कवर करना होगा ना, थ्योरी ज़्यादा, ये सब चैप्टर्स में थ्योरी ज़्यादा है तो कवर करना होगा। हाँ, इसका नेक्स्ट चैप्टर से प्रॉब्लम्स पे आएंगे।
ठीक है, चलिए आज अब एंड करते हैं क्लास।